का जो क्लास होगा हम लोग का वह केमिस्ट्री का क्लास होगा। और पहले से जो तय है, कल हम लोग इस पर चर्चा किए थे कि हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी का हिंदी होता है संयोजकता और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझते हैं इसको? देखिए, जब हम आपसे बात करें पूछे तो बोलिए आप लोग। नहीं बोलिए। वैलेंसी का मतलब संयोजकता और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। इन चीज़ों को जब हम समझेंगे ना, जब स्ट्रक्चर समझेंगे, एटॉम का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद हम लोग वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के विषय में जानेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक तो हम लोग का रहेगा यही वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यह टॉपिक रहेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एटॉम के विषय में जानकारी लेंगे। वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी का मतलब इसका जो हिंदी होता है, हिंदी मीडियम में जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, संयोजकता, उसको भी जानकारी चाहिए। संयोजकता, और इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। आइए इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे एटम के संबंध में कि एटम है क्या। ठीक है? एक बात हमको बताइए, आप लोग एटम को देखे हैं कि नहीं देखे? आप लोग एटम देखे हैं? कोई देखा है एटम? एटम अदृश्य होता है, उसको आप अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों से, नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते। ठीक है, हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वह कैसा होता है इसको समझ तो सकते हैं। तो एटम का आकार कैसा होता है, एटम किस तरह का होता है, कोई आइडिया हम लोग को? आइडिया देखिए, एटम जो होता है वह होता है गोलाकार, गोल आकार का होगा। एटम कैसा होगा? गोलाकार होगा। ठीक है? अब एटम का जो मध्य बिंदु है, इसका जो सेंटर है, इसका जो केंद्र है, यह जो केंद्र है, इसको हम लोग कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। यह जो होगा, यह तो एटम हो गया, एटम हो गया। यह हो गया आपका, यह हो गया न्यूक्लियस, जिसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। इसका जो सेंटर होगा। ठीक है? अब एक चीज और इसमें है कि यह जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रास्ता होता है, रास्ता, पाथ। इमेजिनरी होता है, होता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि एटम होगा उसमें कोई रास्ता होगा, उसमें कोई चलता होगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग कल्पना करते हैं कि एटम का जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उस नाभिक के चारों तरफ रास्ते होते हैं। इस तरह का रास्ता होता है, इस तरह का रास्ता। ठीक है? इस रास्ते को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट, कक्ष, सुने हैं ना? सेल, इसको हम लोग कहेंगे, या क्या है? ऑर्बिट है। इसको क्या कहेंगे? ऑर्बिट है। ये क्या है? ऑर्बिट है। यह ऑर्बिट है। इसको हम लोग कक्ष कहते हैं, कक्ष, या कहीं कहीं कक्षा भी लोग लिखता है इसको, कक्ष लिखिए इसको, कक्ष, ऑर्बिट। इसको सेल भी लिखते हैं, सेल। ठीक है? अब यह जो रास्ता है तो कोई चलता होगा इस पर। एटम के नाभिक के चारों तरफ जो रास्ता है, उस रास्ते पर चलता कौन? उस रास्ते पर चलता है इलेक्ट्रॉन। कौन चलेगा? इलेक्ट्रॉन। इस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन चलता है। और जो इसका नाभिक है, ये नाभिक के अंदर यहाँ पर इसमें होता है प्रोटॉन, और इसमें, इसको थोड़ा बड़ा बनाने दीजिए ताकि क्लियर होगा।
नाभिक है, इसमें होगा प्रोटॉन। ठीक है, हमको समझना है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको समझने से पहले थोड़ा सा एटम का आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, हम इसका समझ रहे हैं बात को। इसमें होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ जो रास्ता है उस रास्ते पर घूमेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर? अब किस रास्ते में, किस ऑर्बिट में, किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी जानकारी हम लेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। और जैसे ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था सीखेंगे कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है, उसको जब जानेंगे तब हम लोग वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझ लेंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ये पहला रास्ता है, पहला रास्ता है, दूसरा रास्ता है, तीसरा रास्ता है ना? पहले रास्ता को हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, पहला या दूसरा है या सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड। समझ रहे हैं बात? और यह तीसरा रास्ता है, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा। इस ऑर्बिट में, इस रास्ते में, इस सेल में सब सेल होते हैं। इस कक्ष में उप कक्ष होते हैं। आप जब किसी रास्ते से होके गुजरते हैं तो रास्ते पर आपको मिलेगा चौक। चौक मिलता है, देखते हैं। और उस चौक पर, उस चौक की क्या विशेषता है? किसी चौक की क्या विशेषता है? विशेषता यही है कि रास्ते की अपेक्षा चौक पर अधिक लोगों के होने की संभावना रहती है। रास्ते और चौक में क्या अंतर है? रास्ते से या चौक से भी हम लोग रास्ते से भी गुजरते हैं, चौक से भी गुजरते हैं। रास्ते पर जितने लोग मिलते हैं उससे अधिक लोग के होने की संभावना उस चौक पर होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप घर से चल रहे हैं तो रास्ते में कुछ लोग मिले, लेकिन चौक पर पहुंचे तो आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं चौक पर। उसी तरह यहाँ जो कक्ष है, रास्ता है, इस पर उप कक्ष होता है, जिसको हम लोग चौक कह रहे हैं। उसी तरह यह उप कक्ष होता है, और इस उप कक्ष में इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना अधिक होती है। बात समझ रहे हैं? इस कक्ष में, मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस कक्ष में उप कक्ष होते हैं। इसी कक्ष में क्या होंगे? उप कक्ष होंगे। जैसे पहला कक्ष है तो इसमें उप कक्ष होंगे कि नहीं होंगे? दूसरा कक्ष है, इसमें उप कक्ष होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इसी तरह तीसरा कक्ष है, इसमें भी उप कक्ष होंगे। तो पहला कक्ष जो है, फर्स्ट जो ऑर्बिट है, इसमें एक उप कक्ष होता है और उसका नाम है एस। क्या नाम है? एस। यह जो दूसरा कक्ष है, इसमें दो उप कक्ष होते हैं जिसका नाम है एस और पी। एस और पी। और तीसरा जो कक्ष है, उस कक्ष में तीन गो उप कक्ष होंगे, एस, पी और डी। ठीक है, अभी तीन को समझिए, फिर आगे हम बताएंगे। अभी हमको सीखना है कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद सीखना है हम लोग को वैलेंस और वैलेंसी। हम लोग समझे क्या अभी तक? हम लोग अभी देखे कि परमाणु गोलाकार होता है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग नाभिक कहते हैं, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए रास्ता होता है जिसको हम लोग कहते हैं कक्ष। उस कक्ष में उप कक्ष होता है। जिस तरह रास्ते पर चौक होता है, उसी तरह कक्ष में क्या होता है? उप कक्ष होता है। तब पहला जो ऑर्बिट है, पहला जो रास्ता है, उस रास्ते में कितने उप कक्ष हैं? एक। क्या नाम है उसका? बोलिए सब लोग। दूसरा जो ऑर्बिट है, उसमें कितने उप कक्ष हैं? एस और पी, दो उप कक्ष हैं। और तीसरा जो कक्ष है, उसमें कितने उप कक्ष हैं? एस, पी, डी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए, इस कक्ष के इस उप कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि एस जो उप कक्ष है उस पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ देखिए सेकेंड है, एस है, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पर कितना 6 इलेक्ट्रॉन। पी उपकक्ष पर कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है 6। और तीसरा जो कक्ष है उसके एस पर कितना इलेक्ट्रॉन, पी पर कितना इलेक्ट्रॉन और डी पर कितना इलेक्ट्रॉन 10। डी पर कितना 10। फिर आगे हम बताएंगे, इसके बाद भी रास्ते होते हैं, कक्ष होते हैं, उसमें भी उपकक्ष होते हैं, इसको भी बताएंगे। अभी थोड़ा सा आइडिया हम लोग लेंगे, ठीक है। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यह परमाणु का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। उस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि एस पर कितना इलेक्ट्रॉन, पी पर कितना इलेक्ट्रॉन, डी पर कितना। अब इसका सहारा लेकर के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम आप लोग सुने हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका तो नाम सुने होइएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए हम समझाते हैं इसको, नहीं जानते हैं तो जानिए, हम समझाते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। किसी परमाणु में, कोई भी परमाणु है तो उसके मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं। कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तो देख रहे हैं आप यहाँ पर। परमाणु में मुख्य रूप से 3 मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। कौन कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। फिर एक बार बोलिए, 3 मौलिक कण कौन कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अब इसमें देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वह नाभिक में बैठा हुआ है, एक जगह स्थिर है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। यहाँ पर हमको देखना है कि किसी परमाणु में, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था कैसे है। उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, परमाणु होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन होगा तो जैसे तैसे नहीं होगा, एक व्यवस्था के तहत होगा। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था होती है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होता है, उसी व्यवस्था को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब हुआ कि कोई परमाणु है और उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इलेक्ट्रॉन उसमें कैसे व्यवस्थित होते हैं, उस व्यवस्था को जानना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब यह हुआ कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। आइए कोई परमाणु लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, कोई परमाणु लीजिए, कोई परमाणु लीजिए। एक परमाणु देखिए, एक परमाणु ले रहे हैं हम, सोडियम परमाणु। कौन सा परमाणु लिए? सोडियम परमाणु। चलिए, यह सोडियम परमाणु है, ठीक है। इस सोडियम परमाणु का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम परमाणु में परमाणु संख्या कितना? 11। कितना परमाणु संख्या? 11, ठीक है। परमाणु संख्या का क्या मतलब है? परमाणु संख्या का मतलब यह होता है कि किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा वह उसका परमाणु संख्या कहलाएगा। तो इसका मतलब यह होगा कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। इसका मतलब यह है कि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉन की संख्या, जितना उसमें प्रोटॉन है वह उसकी परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन कितना होगा उसमें? 11। तो सोडियम में प्रोटॉन कितना हो गया? 11। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें? 11। प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 11।
ठीक है। हमने एक सोडियम परमाणु लिया और उस सोडियम परमाणु में प्रोटॉन की संख्या का पता किया। कैसे पता चला? तो उसके परमाणु संख्या से पता चला। उसका परमाणु संख्या 11 है। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है? अब प्रोटॉन की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। चलो ना इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। तो यह 11 इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को अगर हम समझ जाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ जाएंगे। इस सोडियम के परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन? बोलिए सब लोग। 11 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सोडियम परमाणु में जो 11 इलेक्ट्रॉन है, वह 11 इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित है, तो सोडियम का क्या लिख लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। आप देखते हैं कि कैसे व्यवस्थित है, इसको देखते हैं। आप देखिए सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ से, पहले ऑर्बिट से। यह पहला ऑर्बिट है ना? पहला ऑर्बिट। सोडियम परमाणु के पहले ऑर्बिट में, पहले कक्ष में कितना उपकक्ष है? पहले कक्ष में कितना उपकक्ष? एक उपकक्ष है। और उसका क्या नाम है? एस। तो यहाँ पर पहले कक्ष में एक उपकक्ष, फर्स्ट ऑर्बिट में सब ऑर्बिट, सब सेल एस। इस पर कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 1s2। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं आप लोग। चलिए अब उसके बाद देखिए दूसरा कक्ष। दूसरा कक्ष में कितना उपकक्ष? 2। कौन? sp। सेकेंड ऑर्बिट में आपका उपकक्ष है s, 2s और 2p। यह p है दूसरे ऑर्बिट में ना, तो दूसरा ऑर्बिट यहाँ लिखेंगे। दूसरे ऑर्बिट में s और दूसरे ऑर्बिट में सब p। s पर कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और p पर कितना इलेक्ट्रॉन? 6। p पर 6 इलेक्ट्रॉन। p पर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चलिए हम लोग कहाँ चलेंगे? थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में कितना सब सेल है? 3। कौन? 3s, 3p और 3d। अब हमको कितने इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था लिखना है इसमें? 11। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 2 4 4 6 10 बच गया एक ही इलेक्ट्रॉन ना। यहाँ पर हम 3s1 लिख देंगे। 11 हो गया। इस सब पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, कितने होगा? इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यह हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात समझ आएगी ना? यह क्या लिखेगा? यह लिखे सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था लिखे, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 प्रैक्टिस और करवाते हैं आपसे, और करवा करके इसको सिखाते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग इसके बाद का जो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।